हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री की क्लास लगभग हम लोगों ने फिनिश कर ली है। केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो हम लोग टॉपिक उठा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम लोग देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और हमें उसे पढ़ना कैसे है। आइए देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है क्या क्या। पहली बात तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं ये होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते किसे हैं। दूसरी बात जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते कैसे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से आप लिखते हो, द्विघात समीकरण को किस प्रकार से लिखना, द्विघात समीकरण का लिखना सीखते हैं हम। इसका लिखना, द्विघात समीकरण बनाना सीखते हैं। ठीक है। तीसरी बात जो हम लोग सीखते हैं वो सीखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, मूलों की प्रकृति क्या होती है। और तीसरा इसी में देखते हैं विविक्तिकर क्या होता है। विविक्तिकर जिसे डी से लिखते हैं वो क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड की बात कर लेते हैं। पहला मेथड जो यूज किया जाता है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए उसे कहते हैं गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। एक इसमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, स्क्वायर मेथड से, पूर्ण वर्ग विधि से। और एक है सूत्र विधि, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे, फार्मूला मेथड। एक चौथा मेथड होता है जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं, वह है ग्राफ विधि। चौथा मेथड जो होता है वो होता है ग्राफ विधि। ग्राफ से भी हम द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे सिलेबस में है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने के लिए। तो हमारे सिलेबस में है, पहले हमको इंट्रोडक्शन ही देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। दूसरा ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बनाते कैसे हैं। तीसरा द्विघात समीकरण जो हमने लिखा उस द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं और उन मूलों की प्रकृति कैसी होती है। फिर एक टर्म इसमें आता है विविक्तकर, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। चौथा जो है इसमें वह होता है कि द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करते हैं। इसके लिए कुछ विशेष मेथड होते हैं। मेनली 3 मेथड यूज होते हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा होता है फार्मूला विधि या सूत्र विधि, जिसमें हम श्रीधराचार्य के सूत्र की सहायता से किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले यही जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। आप देखें इसके नाम को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक तो ये समीकरण है, दूसरा इसकी घात 2 है, द्विघात समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसकी 2 घात हो, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, वह कहलाता है द्विघात समीकरण। तो सिंपल डिफिनीशन अगर इसकी है द्विघात समीकरण की तो हम लोग कहेंगे कि ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का मतलब अगर कोई भी बहुपद हो उसे हम 0 के बराबर कर दें, उसमें इक्वलिटी लगा दें। अगर कोई भी बहुपद हो उसमें अगर हम इक्वलिटी लगा दें, कोई भी एक्सप्रेशन हो अगर उसमें हम इक्वलिटी लगा दें, बराबर लगा दें, तो वह जो एक्सप्रेशन, वह जो बहुपद होगा वह समीकरण कहलाएगा। तो मान लीजिए कि कोई बहुपद आपका है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका कोई बहुपद है, x वेरिएबल का बहुपद है, x चर का बहुपद है, ax² प्लस bx प्लस c। ये बहुपद है, आपका पॉलिनोमियल है, बहुपद है।
और चर कौन सा है? यक्स चर है। यक्स चर का बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको हम अगर इक्वेशन बना दें, समीकरण बना दें, तो इसको अगर हम इक्वेशन बनाएंगे इस बहुपद को, तो क्या करेंगे? इस बहुपद का जो एक्सप्रेशन है इसे 0 के बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर बहुपद की कोटि हमारी 2 है, बहुपद की पावर हमारी 2 है, तो यह बहुपद जब समीकरण बनेगा तो उसी समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। तो यहां पर देखें, जो बहुपद हमारा है इसमें चर जो x है उस चर की अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात की बात करेंगे, यहां पर ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया, और इसकी जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर है वो हो गई 2। तो ये जो इक्वेशन हो गया बहुपद का, इसी को कहा गया द्विघात समीकरण। इसी को द्विघात समीकरण कहा गया, क्योंकि यह बहुपद का मानक रूप था। बहुपद जब लिखा जाता है तो इसमें कहा जाता है कि सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, सबसे अंत में अचर पद कांस्टेंट हम लिखते हैं। तो यहां पर 2 घात का जो चर था वो पहले था, फिर 1 घात का चर था, फिर कांस्टेंट था, तो ये इसके मानक रूप में लिखा गया था। तो ये जो द्विघात समीकरण होगा इसे कहेंगे सामान्य द्विघात समीकरण, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यह अपने मानक रूप में लिखा गया है, स्टैंडर्ड रूप में लिखा गया है। तो ये जो द्विघात समीकरण कहलाएगा, इसी द्विघात समीकरण को सामान्य द्विघात समीकरण भी कहते हैं। तो ये बात आपको मालूम हो गई होगी कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो एक बात यहां ध्यान रखिए कि हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, हम लोग जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल होगा, चर होगा, वो एक ही होगा, एक चर होगा। चर हमारा केवल 1 होगा, ओनली 1 चर। केवल एकल चर की बात करेंगे, एकल चर की बात करेंगे, 2 चर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 2 चर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कोई लेंगे, अगर 2 चर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले रहे हैं और हम लोग क्लास 10th के सिलेबस को सॉल्व कर रहे हैं, तो एक चर हमारा तो वेरिएबल होगा, एक चर को हम वेरिएबल मानेंगे लेकिन दूसरे चर को कांस्टेंट की तरह बिहेव करा देंगे। बात समझ लीजिए आप। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे अपने सिलेबस में, उसमें हम चर एक ही मानेंगे। अगर 2 चर 3 चर हैं तो एक चर को हम मानेंगे और बाकी जितने चर होंगे उनको कांस्टेंट की तरह बिहेव करा देंगे, अचर पद की तरह बिहेव करा देंगे। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसे हमको सॉल्व करना है। तो हम लोगों के पास क्योंकि 2 चर आ गए, एक्स और वाई, 2 चर आ गए, और हमको द्विघात समीकरण में अपने सिलेबस में सॉल्व करना है, तो एक कोई हम चर मानेंगे और दूसरे को कांस्टेंट मान लेंगे। तो मान लीजिए कि अगर हम x को अपना वेरिएबल मान लें, चर मान लें, तो y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, अचर हो जाएगा। अगर y को वेरिएबल मान लेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां जो द्विघात समीकरण बनेगा वो हमारा एक ही वेरिएबल का बनना चाहिए, एक ही चर का बनना चाहिए। कहने की बात ये है, अगर द्विचर का आप द्विघात समीकरण बना देंगे तो ये आपके सिलेबस के बाहर की चीज हो जाएगी, ये सांको हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये कॉनिक सेक्शन हो जाएगा, ये आपके सिलेबस के बाहर की चीज हो जाएगी। तो इस बात को याद रखिएगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकल चर का ही रहेगा। अगर एक से ज्यादा चर होते हैं तो एक चर को हम अपना, एक किसी भी चर को हम मानेंगे, बाकी जितने चर रहेंगे उनको हम कांस्टेंट की तरह बिहेव करा देंगे। अब देखें
कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सीख गए कि आपका जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आ गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। लेकिन ऐसे ही फॉर्म में हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। कोई भी इक्वेशन हो अगर उसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन अगर इस फॉर्म में है तो उसे मानक द्विघात समीकरण कहेंगे, सामान्य द्विघात समीकरण कहेंगे। अब देखते हैं कि हम द्विघात समीकरण पहचानते कैसे हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे कि नहीं। अब देखें, जैसे आपसे कहा जाए x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2, और आपसे कहा जाए कि ये जो समीकरण दिया गया है यह समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर इस तरह से आपको दिया जाए, कोई भी समीकरण दिया जाए और समीकरण में पूछा जाए कि वह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हम लोग देखेंगे कि यह फैक्टर फॉर्म में द्विघात समीकरण है, गुणनखंड रूप में समीकरण दिया गया है। तो पहले हम उसको सरल करेंगे। कोई भी समीकरण अगर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो द्विघात है कि नहीं, तो पहला काम आपका है कि आप उस समीकरण को सरल कर लीजिए। सरल करने के बाद उसे आप लिख लीजिए मानक रूप में। फिर आप देखिए कि जो आपका समीकरण मिला उसमें अधिकतम घात चर की अगर 2 मिल रही है तो वह समीकरण आपका द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x से इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स, और इसे खोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x। एक साथ सबको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इसको दोनों को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो प्लस x स्क्वायर था तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0। तो ये आपका 0 हो गया, ये हो गया x इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन मिल गई, ये आपकी इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन में आप देखें चर आपका अकेला x है, चर की घात कितनी है 1, और द्विघात समीकरण के लिए आपको चर की घात कितनी चाहिए 2, तो इसमें चर की घात 1 है, 2 घात तो है नहीं। तो यह जो इक्वेशन हुआ वो द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया जा रहा है तो इस इक्वेशन को पहले सरल करेंगे, फिर सरल करके ये देखेंगे कि जो आपको इक्वेशन मिला उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी अधिकतम घात अगर 2 मिल रही है तो वह जो इक्वेशन है वह आपका द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसी तरह से कोई आपको इक्वेशन दिया गया है x 2x प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 1। फिर एक इक्वेशन दे दिया इन्होंने और आपसे कहा कि आप बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि जो भी हमको इक्वेशन दिया जाएगा, जो भी समीकरण दिया जाएगा, उसको तुरंत हम ये नहीं बताएंगे कि द्विघात है कि नहीं, पहले उसको हम सरल कर लेंगे अगर सरल करने की गुंजाइश होगी। सरल करने के बाद हम देखेंगे कि उस समीकरण में जो चर है उसकी अधिकतम घात अगर आपको 2 मिल जा रही है तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है, अन्यथा कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहां देखें, आप इसको सरल करें तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फिर क्या करेंगे, सबको एक साथ ट्रांसफर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर को भी ट्रांसफर कर दीजिए, एक्स को भी ट्रांसफर कर दीजिए। तो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहां आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। अब की बार ये इक्वेशन आपको मिला, ये इक्वेशन आपको मिला। ठीक है, अब ये इक्वेशन जब आपको मिला
तो यहां पर चर आपका है यक्स, यक्स की अधिकतम घात कितनी है 2, मैक्सिमम पावर 2 है। तो यह जो इक्वेशन आपका है, यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अगर 2 से ज्यादा घात आ जा रही है किसी भी चर की, तब भी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। 2 घात होनी चाहिए और वह 2 घात अधिकतम होनी चाहिए, उससे ज्यादा कोई घात नहीं होनी चाहिए। तो यह जो आपको इक्वेशन दिया गया था, यह इक्वेशन द्विघात समीकरण है। आगे देखते हैं। आगे भी इस तरह से आपके एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। जो आपका एक्सरसाइज 4.1 है, उसका पहला क्वेश्चन इसी तरह से है। इस जो हमने एग्जाम्पल दिया है, इस तरह से वो पूरा पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तीसरे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपका है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 5। अब आपसे कहा जाए कि ये जो आपको इक्वेशन दिया गया है, यह इक्वेशन द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो फिर वही काम आप सरल करोगे। इसको पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलोगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जान ही रहे हैं, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू हो गया आपका x प्लस 5। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 5। सबको एक साथ करें तो x स्क्वायर माइनस 4x, x इधर लाएंगे तो माइनस x प्लस 4 प्लस 5 इधर लाएंगे तो माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन मिला जब आपने दिए गए इक्वेशन को सरल किया। इस इक्वेशन में ध्यान से देखो आप, चर आपका x है, इसकी अधिकतम पावर कितनी है 2। तो ये जो इक्वेशन आपका हुआ, यह इक्वेशन हुआ आपका द्विघात समीकरण। यह इक्वेशन आपका द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन दिया जाए, उस इक्वेशन को सरल कीजिए और सरल करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आए उसमें देखिए कि जो चर है उसकी अधिकतम पावर 2 अगर है तो वह जो समीकरण होगा वह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि फैक्टर फॉर्म में है तो किसी भी चर को आप डिलीट मत कीजिएगा। अगर डिलीट कर देंगे तो आप कहानी बदल देंगे। द्विघात समीकरण जब भी आप सॉल्व कीजिए या कोई भी एक्सप्रेशन जब भी सॉल्व कीजिए, आपको हल करने को कहे, आपको मान निकालने को कहे चर का, तो आप चर को कभी भी डिलीट मत कीजिएगा। चर डिलीट कर दीजिएगा लेकिन चर को कभी भी डिलीट मत कीजिएगा। अगर जितने चर आप डिलीट करेंगे उतने मान के कम हो जाने की संभावना होती है। अब देखें इसको, एक एग्जाम्पल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2, ये आपको कोई इक्वेशन दे दिया गया। ठीक है, कोई इक्वेशन दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि यह जो समीकरण दिया गया है, यह समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप यहां पर यह मत देखिएगा कि यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो यह खत्म हो जाएगा। अगर आपने खत्म किया तो समझ लीजिए कि अपने भी मार्क्स पाने की संभावना को खत्म कर दिया। अगर आपको किसी एक्सप्रेशन को लिखना है तो चर को आप कभी भी डिलीट नहीं करेंगे। किसी भी समीकरण को हल करना है तो चर को कभी भी डिलीट नहीं करेंगे। तो हम एक्स स्क्वायर को कभी भी डिलीट नहीं कर रहे हैं, इनको सरल कर रहे हैं, एक तरफ लाके देख रहे हैं। अब यहां पर देखें, एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा
तो कितना हो गया ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब सबको एक साथ ले आइए, एक्स क्यूब इधर से एक्स क्यूब आएगा तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से एक्स स्क्वायर आएगा तो प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका 0 हो गया और ये आपका हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्वेशन आपको मिल गई। ये जो फाइनल इक्वेशन मिली इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से जब भी आप सॉल्व कीजिएगा द्विघात समीकरण या द्विघात समीकरण आपको बताना होगा, तो अगर वेरिएबल दोनों तरफ इक्वल हैं पावर में तो उन्हें आप डिलीट मत कीजिएगा। अगर डिलीट करेंगे तो आप सही चीजों को बता नहीं पाएंगे, इस बात की को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देख लेंगे कि कोई भी इक्वेशन होगा तो वह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि पावर आप देखिएगा केवल चर की, वेरिएबल की, ना कि अचर की। अचर की पावर की बात आप मत कीजिएगा, हमेशा बात कीजिएगा वेरिएबल की। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हम पहचानते कैसे हैं? अगर द्विघात कोई भी समीकरण दिया जाए तो वह समीकरण द्विघात समीकरण होगा कि नहीं, इस बात को हम लोग कैसे जानते हैं, इस बात को हम लोगों ने सीख लिया। तो जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है, ये जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़े इस एग्जाम्पल को कीजिएगा, इन एग्जाम्पल की तरह ही वो 4.1 का पहला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब दूसरी चीज जो हम लोगों को सीखनी थी वह सीखनी थी कि द्विघात समीकरण हम बनाते कैसे हैं। अगर आपके पास कोई कथन हो, कोई स्टेटमेंट हो और उस स्टेटमेंट से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बना रहे हो, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण बनाना किसी स्टेटमेंट से, किसी कथन से द्विघात समीकरण को बनाना, द्विघात समीकरण लिखना, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का ही जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट होंगे, सारे इसी पर रिलेट होंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का वो है कि एक आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड दिया गया है, आयताकार भूखंड दिया गया है, भूखंड दिया गया है, आयताकार भूखंड की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, जिस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया दिया गया है 580 वर्ग मीटर। तो इसका क्षेत्रफल इन्होंने दिया गया है 580 वर्ग मीटर, 580 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल दिया गया है। और इन्होंने कहा कि इसकी जो लंबाई है वह लंबाई भूखंड की चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इन्होंने कहा कि आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना है 580 वर्ग मीटर, और भूखंड की लंबाई जो है, भूखंड की जो लंबाई है वो भूखंड की चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। जो भूखंड की लंबाई है वो भूखंड की चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो भूखंड की चौड़ाई का 2 गुना का मतलब चौड़ाई में 2 से गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो 1 अधिक हो जाएगी। अब हमको आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है। अब इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगा ये हमको बताना है। इसे हम
द्विघात समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे ये बताना है। तो आयताकार भूखंड दिया गया था जिसका क्षेत्रफल कितना है 580 वर्ग मीटर, लंबाई चौड़ाई के दूने से एक अधिक है, हमको लंबाई और चौड़ाई आयताकार भूखंड की निकालनी है। तो इसका द्विघात समीकरण क्या बनेगा यही हमको बता देना है, द्विघात समीकरण बना के दिखा देना है इनको। अब द्विघात समीकरण हम वेरिएबल में बनाते हैं, किसी चर में बनाते हैं, चर हमें मानना पड़ेगा। जब हमको लेंथ दी जाती है तो जनरली हम आप छोटी लेंथ मानते हैं। तो यहां देखें लंबाई ज्यादा होगी या चौड़ाई कम होगी, क्योंकि चौड़ाई के दूने से एक ज्यादा आपका लंबाई है, तो चौड़ाई को मान लेते हैं, छोटी जो लेंथ होगी उसी को हम मान लेते हैं। अब इसमें जो सॉल्यूशन हम करते हैं उस सॉल्यूशन में हम लोग मानते हैं कि यदि भूखंड जो है इसकी चौड़ाई x मीटर है, इसकी चौड़ाई x मीटर है, तो भूखंड की चौड़ाई को हम लोगों ने x मीटर मान लिया। तो भूखंड की लंबाई जो है वो है 2 गुणे चौड़ाई प्लस 1, यही ना लिखा, लंबाई है आपकी 2 गुणे चौड़ाई प्लस 1। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x प्लस 1। अगर हम चौड़ाई को b मान लें और लंबाई को l मान लें तो l आपका मिल गया, लंबाई आपकी मिल गई 2x प्लस 1 मीटर और चौड़ाई b आपको मिल गई x मीटर। ठीक, अब लंबाई चौड़ाई आपने निकाल लिया तो आयताकार भूखंड है, क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो क्षेत्रफल जब आप लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्योंकि आयताकार भूखंड है तो क्षेत्रफल आप लिखेंगे लंबाई l गुणे चौड़ाई b, और ये यूनिट स्क्वायर होता है, वर्ग इकाई होता है, ये जिस यूनिट में होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जो क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया, क्षेत्रफल एरिया आ गया, ये क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना 580 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की जगह पे आप लिख दीजिए 580 वर्ग मीटर, और लेंथ आपने निकाल ली है कितनी 2x प्लस 1, और ब्रेड्थ जो चौड़ाई है इसको कितना निकाला है x। अब सिंपल कर दीजिए, इक्वेशन बना दीजिए, आपका द्विघात समीकरण हो गया। अब इक्वेशन जब आप बनाएंगे इसका तो देखें x और 2x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो गया 580 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, यही हुआ। अब 580 भी इधर ले आइए तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगा वो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 580 इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका द्विघात समीकरण, जिस रूप में आपको लिखना था इसे। तो इस तरह से कथन दिए जाएंगे, स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उस स्टेटमेंट को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बनाना होगा उस स्टेटमेंट को। तो ये तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज 4.1। ठीक, हटाएं बेटा इसको। दूसरा क्वेश्चन जो उसी एक्सरसाइज का है वो है दो क्रमागत संख्याओं का। एग्जाम्पल जो हमको लेना है तो एक्सरसाइज का ही ले रहे हैं। दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनका गुणनफल इन्होंने कहा है 306 है, जिनका गुणनफल 306 है, हमको उन संख्याओं को ज्ञात करना है। क्वेश्चन इनका है दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, दो क्रमागत संख्याएं हैं, इनका गुणनफल है, गुणनफल है 306। आपको संख्याएं ज्ञात करनी हैं। संख्याएं ज्ञात करनी है।
अब संख्याएं ज्ञात करनी है, तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है आपको। आप देखें, क्रमागत का अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा, तो क्रमागत के कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया था कि अगर क्रमागत कहा जाए तो जब क्रम से संख्याएं होंगी उनमें एक का अंतर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारी संख्याओं में एक एक का अंतर है, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, तो ये सारी संख्याएं क्रम से होंगी, क्रमागत होंगी। तो हमें द्विघात समीकरण लिखना है, द्विघात समीकरण लिखना है। द्विघात समीकरण के लिए एक वेरिएबल चाहिए और दो क्रमागत संख्याएं हैं, तो एक संख्या छोटी होगी और दूसरी संख्या बड़ी होगी। तो हम लोगों ने कहा कि जब आपको वेरिएबल मानना होगा तो छोटे को मानिएगा, बड़ा निकल जाएगा, बड़े को भी आप मान सकते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि यदि छोटी संख्या आपकी x है, छोटी संख्या x है, तो क्रमागत संख्याएं क्या होगी आपकी? तो क्रमागत संख्याएं जो हो जाएंगी आपकी, तो छोटी x और इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी? x+1। तो क्रमागत संख्याएं आपकी हो गई x+1। अब दिया गया है इनका गुणनफल कितना? 306। तो इनका जो गुणनफल है ये 306 है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। तो गुणनफल का मतलब ये दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए आप, x इंटू x+1 इक्वल टू 306। इनको आपने गुणा कर लिया। अब इसको सिंपल कर दीजिए, सरल कर दीजिए, तो ये हो गया x² प्लस x इक्वल टू 306। एक साथ कर लीजिए, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस स्टेटमेंट को भी आपने द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। अब तीसरा स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया, तीसरा क्वेश्चन के रूप में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वह दिया है एज का। एज के लिए इन्होंने तीसरा क्वेश्चन लिया है, उसमें एज को रिलेट किया है, आयु को रिलेट किया है। इन्होंने कहा कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा और हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की जो मां है वो उनसे 26 वर्ष बड़ी है। इन्होंने कहा 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, मतलब 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु और उनकी मां की आयु को अगर हम गुणा करें तो 360 हमको मिलेगा। अब कह रहे हैं कि हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। इस स्टेटमेंट को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दीजिए। ठीक है, ये एज का क्वेश्चन है। तो एज के क्वेश्चन को जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्तमान आयु लेते हैं, प्रेजेंट एज की बात करते हैं। अब वर्तमान आयु किसकी लेंगे? रोहन की लेंगे और उसकी मां की लेंगे। छोटी आयु मानेंगे, बड़ी उससे निकालेंगे। छोटा रोहन होगा, उसकी मां उससे बड़ी होगी। तो हम लोग को जो क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन ये दिया गया था कि रोहन की मां की आयु, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है और 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाता है। रोहन की आयु आपको निकालनी है। तो आप लिखेंगे, यदि जिसकी आयु निकालनी है उसको लिखना होता है, वेरिएबल मान लीजिए। यदि रोहन की जो आयु है वो है x वर्ष, वर्तमान आयु की बात करते हैं भाई, जो भी मानेंगे वो वर्तमान आयु की बात करेंगे। तो रोहन की प्रेजेंट एज है x ईयर, तो रोहन की मां की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? रोहन की मां की आयु, मां की वर्तमान आयु
वर्तमान आयु हो जाएगी, रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी हैं ये, तो रोहन की आयु में 26 वर्ष जोड़ दिया जाएगा, तो x प्लस 26 ईयर्स, ये रोहन की मां की आयु हो गई। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि 3 वर्ष के बाद, स्टेटमेंट इनका हुआ 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो गुणा है वो 360 होता है, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु गुणे रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु इक्वल हो गया 360 ईयर्स, 360। ठीक है, सॉरी ईयर्स नहीं, इनकी आयु का गुणनफल हो गया 360, 360। अब 3 वर्ष बाद, बाद और पहले का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, बाद में जोड़ता है, वर्तमान आयु में बाद में के लिए जोड़ा जाता है और पहले के लिए घटाया जाता है। तो ये बाद की बात अगर है तो रोहन की वर्तमान आयु में जितने वर्ष बाद है उतना जोड़ देंगे, तो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, वर्तमान आयु में 3 जोड़ देंगे। यही काम रोहन की मां की वर्तमान आयु के साथ करेंगे। रोहन के मां की वर्तमान आयु है x प्लस 26, 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो 3 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे, इक्वल हो गया आपका 360। अब इसको सरल कर लिया जाए, ये हो गया x प्लस 3 और हो गया x प्लस 29 इक्वल टू 360। सरल कर देते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 त्रिक 27, 3 दूना 6 और 2 8। ठीक है, इक्वल टू हुआ 360। सबको एक साथ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 360 इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन आपका बना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इस स्टेटमेंट का, जो स्टेटमेंट आयु से संबंधित था। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका। तो जो आपका एक्सरसाइज 4.1 है उसका पहला और लगभग दूसरा सारा क्वेश्चन हो गया। एक स्टेटमेंट बाकी है, उसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं, मिटा दें। चौथे स्टेटमेंट में जो कहा गया है वो क्वेश्चन है आपका चाल का, दूरी और चाल समय का, चाल दूरी और समय का। उसमें कहा गया कि एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। अगर उसकी चाल स्पीड में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी हो जाती है तो वह लौटते समय उसी दूरी को 3 घंटे ज्यादा समय लेके पूरा करती है। 3 घंटे ज्यादा समय लेके पूरा करती है। हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा खंड है, ये चौथा स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। ये टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। मान लीजिए आपको ए से बी की तरफ जाना है रेलगाड़ी को और टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। अब
रेलगाड़ी जब गई तो इसकी स्पीड आपको निकालनी है। तो मान लीजिए कि रेलगाड़ी की जो जाने की चाल है इधर की, वो है x किलोमीटर पर आवर। आप मान लेंगे, पहले मान लेंगे कि यदि रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल जो है वो है x किलोमीटर पर आवर। ये हम लोगों ने मान लिया क्योंकि यही निकालना था। तो जाते समय जब हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है, समय मान लीजिए है t1, समय इसने लिया t1, और लौटते समय इसकी स्पीड कम हो गई। अब की बार 8 किलोमीटर स्पीड इसकी कम हो गई, तो ये हो गया x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर लौटते समय की स्पीड है। अब की बार टाइम को हम लोगों ने मान लिया t2, ये टाइम है t2। तो दोनों टाइम की बात कर लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि जो लौटते समय का समय है, ये देखें आप, कम स्पीड से आएगी तो ज्यादा होगा। ये समय पहले वाले समय से 3 घंटे ज्यादा है, आते समय वो 3 घंटे ज्यादा समय लेगी उस डिस्टेंस को कवर करने पे, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई। तो t2 ज्यादा हो गया, ये समय ज्यादा हो गया, कितना, 3 घंटे। किससे? t1 से। तो जो रिलेशन इन्होंने दिया वो रिलेशन हमको ये आएगा, t2 जो होगा वो t1 से 3 घंटे ज्यादा होगा, यही ना, ये रिलेशन हो गया हमारा। अब ये समय क्या है? आने का। ये समय क्या है? जाने का। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी कितनी? 480 किलोमीटर, जाने के भी आने की बात कर रहा हूं, t2 की बात कर रहा हूं। दूरी आपकी 480 है और चाल कितनी है? x माइनस 8। तो t2 हो गया 480 बटे x माइनस 8। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, इस फार्मूले को हमने यूज किया है। t2 आने का समय था, तो t2 के लिए स्पीड कितनी मिली है? x माइनस 8, और डिस्टेंस कितनी है? 480। t1 की बात कर लें, ऊपर t1 के लिए भी डिस्टेंस कितनी है? 480, लेकिन स्पीड कितनी है? x प्लस 3। ये हो गया। अब इसको सरल करेंगे तब आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सरल करने के लिए क्या करेंगे? वेरिएबल एक साथ करेंगे, वेरिएबल एक साथ करेंगे। तो ये जो वेरिएबल है इसको भी इधर ही ले आइए। तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। अब यहां से 480 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। यहां कर लेते हैं। अब यहां जब हम लोग करेंगे तो ये हो गया आपका 480, और एलसीएम आपका हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 8 इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका 480 x माइनस x प्लस 8 अपॉन x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 3। यही ना हो गया। अब देखें, आप यहां आपका हो जाएगा अब x कैंसिल हो गया, आपका हो गया 480 इंटू 8 अपॉन, इसको हम लोग सिंपल कर लें तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। यही ना हो गया। अब इसको इधर कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 480 इंटू 8।
अब गुणा करके एक साथ कर दीजिए, तो 3x² माइनस 24x, ये हो जाएगा आपका 0, 64, 8 से 32, 38। भाई कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी तो देख लीजिएगा। तो ये आपका इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे आपको बनाना था। तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहचानेंगे कैसे, कोई इक्वेशन दिया गया है तो उसे कैसे कहेंगे क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, और दूसरा हम लोगों ने देखा कि कोई स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो अब जो आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1 है वो कंप्लीट आपकी हो जाएगी। जो दूसरा क्वेश्चन है उसको तो कंप्लीट करा ही दिया हमने, एग्जाम्पल भी आप करते रहिएगा, और पहला क्वेश्चन जो है उस तरह के एग्जाम्पल हमने करा दिए। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वह बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल हैं, रूट्स हैं, वो कितने होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, और विविक्त कर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जज कैसे करते हैं, उनके रूट्स को जज कैसे करते हैं, उनके मूल को कैसे पता लगाते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उनके मेथड जो होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।